हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 14 के बारे में। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा एनर्जी फ्लो, राइट। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, और वो ये है कि क्लास 11 और क्लास 12 के साथ साथ मैंने नीट के लिए भी जितने भी टॉपिक्स हैं दोनों क्लासेस के, वो भी अपलोड कर दिए हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं 11th में भी और 12th में भी, राइट। तो ये सभी वीडियोस आप मेरे चैनल पर फ्री में एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा, ठीक है। लेकिन गुरु दक्षिणा तो बनती है। तो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एक छोटा सा फेवर आप लोग भी मुझे कर दीजिए, और वो ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपके ट्यूशन मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें, राइट। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। मेरी जो आईडी है वो puri.b है। लेट मी राइट इट हियर। तो जो मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की वो क्या है, puri.b। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी IGTV वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरीज पर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू टैग मी। आप मुझे टैग करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्चुअल में मुझे फेवर कर रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना टॉपिक विच इज एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक क्या है, एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अर्थ पे, हमारे वर्ल्ड में, वो क्या है, सन। यानी कि जो सोलर रेडिएशंस, जो भी सन से आने वाली इंसिडेंट रेडिएशंस है, उनको हम यूज करते हैं और अपनी जो एनर्जी की नीड्स है उनको कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर एक चीज ये जाननी है कि जो सोलर रेडिएशंस है, सोलर रेडिएशन वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ली जाती है कुछ प्लांट्स के थ्रू और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के थ्रू। कुछ प्लांट्स और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन से आने वाली रेडिएशन को। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी जो एनर्जी की डिमांड्स है उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। अब एक और चीज, जो डीप इनसाइड द सी यानी कि समुद्र की गहराई में जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो प्लांट्स हैं, ऑब्वियसली कि इतनी ज्यादा डीप में जो सनलाइट है, जो सोलर रेडिएशंस है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो एक्सेप्ट देम यानी कि उनको छोड़कर बाकी जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हमारे वर्ल्ड पे प्रेजेंट हैं, उन सभी के लिए एक लौता जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सा होगा, सन होगा, ठीक है। और सन से आने वाली रेडिएशंस को ही हमने क्या बोला है, सोलर रेडिएशन। क्लियर हो गया। इन इंसिडेंट रेडिएशन का लेस देन 50%, इन इंसिडेंट रेडिएशन का लेस देन 50% ही अवेलेबल होता है प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए, जिसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ये कहलाती है PAR, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस यानी कि पार कितना अवेलेबल होगा, लेस देन 50%, राइट। लेकिन जो एक्चुअल में एब्जॉर्ब किया जाता है, जो प्लांट्स और बाकी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली वैसे 2 to 10 है, लेकिन 2 भी एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं वो 1% होगा। आपकी एनसीईआरटी में गिवन है 2 to 10% of PAR is absorbed by the plants or photosynthetic bacteria in order to maintain their life, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि कितना एनर्जी, अगर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सन से जो भी एनर्जी अवेलेबल हो गई है वो 1 लाख जूल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल एटमॉस्फेयर में एनर्जी प्रेजेंट थी वो 1 लाख जूल थी, लेकिन मैंने बोला है प्लांट्स कितना एब्जॉर्ब करेंगे, 1%। तो इसका 1% यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम, तो प्लांट्स के पास जो एनर्जी अवेलेबल हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 1000 जूल होगी। क्लियर है? मैं फिर से बताती हूँ,
हमारे जो एटमॉस्फेयर में सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है यहाँ पर ये, ठीक है, ये क्या है, टोटल PAR है, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लेकिन इस PAR का सिर्फ 1% ही है जो एग्जैक्टली प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसका हमने 1% निकाला, सो द आंसर इज 1000 जूल। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज किया था जिसको मैंने बोला ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो जरा देख लेते हैं ये ऑटोट्रॉप्स क्या है। बहुत ही बेसिक है, जो हम ये 6-7 क्लास में भी पढ़ते हैं। Autotrophs are basically those organisms that prepare their own food। और इसमें हम किसको कंसिडर करेंगे, ग्रीन प्लांट्स को या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, राइट। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में ये जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी जो फूड है या जो अपनी डिमांड्स है एनर्जी की उसको फुलफिल करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी नीड टू रीड अबाउट हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो हेटेरोट्रॉप्स कौन होंगे, ऑब्वियसली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड की या अपनी जो भी एनर्जी की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, जो नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, या फिर ह्यूमन का एग्जांपल ले सकते हो, फंजाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गए, कुछ प्रोटिस्टा, नॉट ऑल ऑफ देम, बल्कि वो ऑटोट्रॉपिक है। तो ये हमने यहाँ पर डिफरेंस इनके बीच में देख लिया, राइट। नेक्स्ट आप देखोगे सबसे पहले फूड की फॉर्मेशन करने का काम भी इन ग्रीन प्लांट्स का होता है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फूड की फॉर्मेशन कर रहे हैं इन द बिगिनिंग, सबसे पहले, तो ये कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। और इन प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी डिमांड को, अपनी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करते हैं इनको कंज्यूम करके, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर्स। दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर। तो ये इस तरीके से हम एक पूरी चेन बना सकते हैं, एक लीनियर नेटवर्क बना सकते हैं, राइट। तो देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने ग्रास का एग्जांपल लिया। ग्रास क्या है, वन ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। तो ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस और अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करेगी। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गई, प्रोड्यूसर्स, राइट। अब इस ग्रास को किसने खाया, रैबिट ने खाया। अब ये रैबिट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था ग्रास के ऊपर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसको बोला जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या होगा भाई, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी क्यों, क्योंकि सबसे पहले फूड को इसने ही खाया है, ग्रास को इसने ही खाया। एंड देन आप आगे देखोगे इस रैबिट को किसने खाया, स्नेक ने खाया। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन एक सिंपल सी बात मुझे बताइए कि ये जो रैबिट यहाँ पर है ये ग्रास को खा रहा है, कोई ऐसे फ्लैश वगैरह तो नहीं खा रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रीन प्लांट से अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं इनको कहा जाता है हर्बीवोर्स। क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स, राइट। लेकिन स्नेक ने रैबिट को खाया, यानी कि वो फ्लैश यानी कि मांस खा रहा है, तो स्नेक यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्निवोर। स्नेक क्या है, कार्निवोर। और अगर इस स्नेक को वल्चर खा ले, अगर इस स्नेक को वल्चर खा ले तो क्या मैं उसको टर्शरी कंज्यूमर कह सकती हूँ? ऑब्वियसली जब ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है तो ये क्या होगा, टर्शरी कंज्यूमर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वल्चर क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर। क्लियर हो गई बात। अगर कार्निवोर के बारे में बात की जाए, सबसे पहला कार्निवोर तो स्नेक है और टॉप कार्निवोर है वल्चर। इस तरीके से मैंने एक बिल्कुल लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन बना दी है और इस लाइन को देखकर आप ये बता सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी की डिमांड को किस दूसरे ऑर्गेनिज्म से फुलफिल कर रहा है। सो दिस लीनियर चेन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स starting with the producers and ending with the सबसे लास्ट में कौन है, प्रेडेटर्स। तो इस पूरी सीक्वेंस को बोला जाता है फूड चेन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको क्या बोला जाता है,
फूड चेन। मैं एक बार फिर से आपको डिफाइन बता देती हूँ। फूड चेन इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड एंडिंग एट द एपेक्स प्रेडेटर्स। एपेक्स मतलब जो टॉप पर आने वाले प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है। इससे हमें पता क्या चलेगा, इससे हमें फीडिंग हैबिट्स के बारे में पता चलेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को किस दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करेगा। यहाँ पर हमने 2-3 चीजें देखी। हमने देखा हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स कौन कौन होते हैं, फिर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स कौन कौन होंगे। तो यहाँ पर ये क्या थे, प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर्स। तो जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर है। और क्या ग्रास लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग है ना। तो ये जो फूड चेन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, स्पेसिफिकली लोअर प्लांट्स, ग्रीन प्लांट से शुरू होती है, इसको कहा जाता है ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोलेंगे इसको? ग्रेजिंग फूड चेन। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ GFR फूड चेन, GFC। तो ये हो गया ग्रेजिंग फूड चेन, राइट। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली क्यों बता रही हूँ, क्या फूड चेन के कोई टाइप्स हैं? यस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन। अब वो कैसे? सबसे पहले मैंने बोला कि लिविंग प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म से शुरू होने वाली जो फूड चेन है उसको ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाता है। अब दूसरी फूड चेन कौन सी होती है फिर? दिस इज डेट्रिटस फूड चेन। इसको बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? देखो, सिंपल सा एक एग्जांपल है। अगर ये रैबिट डेड हो जाए, ये रैबिट मर जाए, या ये स्नेक मर जाए और वल्चर उसको कंप्लीटली ना खा पाए, तो जिस जगह पर स्नेक की डेड बॉडी पड़ी होगी वो सॉइल, वहां पर आसपास सॉइल होगी, मिट्टी होगी, और उस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं कुछ माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करेंगे? वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इस स्नेक के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देंगे। फिर से बताती हूँ, ये जो स्नेक है जो कि डेड हो चुका है, डेड और डिकेइंग सब्सटेंस बन चुका है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये डेट्रिटस हो गया, और इसको ब्रेक डाउन करने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या है? बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेट्रिटस फूड चेन है इट कंप्राइजेस ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होता है जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाता है, तो वहीं से एक दूसरी फूड चेन शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं DTC या DFC। दिस इज DFC, डेट्रिटस फूड चेन। क्लियर है? तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? मैंने भी बोला बैक्टीरिया आ सकते हैं, फंजाई आ सकता है, राइट। और क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं तो इनको हम बोल सकते हैं सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं? सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके की फूड चेन्स हमने यहाँ पर देख लिए। यू नीड टू नो वन मोर थिंग कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग होगा। तो अगर हमें कोई एक एग्जांपल लेना हो एक्वेटिक इकोसिस्टम का, है ना, ये तो मैंने टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल आपको बताया है कि प्रोड्यूसर्स हमेशा ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोर्स होंगे, गाय भैंस भी आ सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी, ठीक है। लेकिन जब हम किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे तो किस तरीके की फूड चेन हम बनाएंगे, तो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए भी फूड चेन बना के देख लेते हैं। देखिए, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, हायर प्लांट्स हो सकते हैं, एल्गी हो सकती है, एंड प्लैंक्टन्स हो सकते हैं। वो भी कौन से वाले? फाइटो। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। तो चलिए जरा एक फूड चेन बना लेते हैं। सबसे पहले आ गए फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर उसके बाद ज़ूप्लैंक्टन्स, फिर ज़ूप्लैंक्टन्स को कौन या खाएगा? स्मॉल फिशेस,
एंड देन बिग फिशेस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फूड चेन बनाई, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। लेकिन अगर और पूछा जाए कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हर्बीवोर्स कौन हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर मोलस्का का भी एग्जांपल दे सकते हो। मतलब वहां पर आपसे कंज्यूमर्स पूछे जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो सकता है। सो किसका एग्जांपल देंगे आप? मोलस्का का एग्जांपल देंगे, जो कि कुछ ऐसे हैं प्लांट्स पे या एल्गी वगैरह के ऊपर फीड करें। तो ये हमने दोनों चीजें पढ़ ली है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन। ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, और वो ये है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और वो कॉन्टिन्यूअस होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो एनर्जी है वो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तक ही कन्फाइंड रहे। नो, एज आई टोल्ड यू, अगर ग्रास को रैबिट ने खाया तो ग्रास से एनर्जी कहां पर चली गई? रैबिट के पास। रैबिट को स्नेक ने खाया, रैबिट की जो एनर्जी थी वो स्नेक के पास गई, एंड स्नेक को वल्चर ने खाया, तो अगेन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। यानी कि सन से प्रोड्यूसर्स के पास और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स के पास हमेशा इसी डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होगा। कभी भी एनर्जी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्फाइंड नहीं रहेगी, वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक हमेशा फ्लो करती रहती है। यूनिडायरेक्शनल है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो करेगी, एंड इट ऑल्सो फॉलोज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इसका मतलब है कि अपनी जो नीड्स है, अपनी जो जरूरतें हैं, उसके लिए हमें एक जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई होती है एनर्जी की, उसकी जरूरत पड़ेगी। सो देयर इज अ डिमांड ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू फुलफिल ऑल आवर नीड्स या फिर टू ऑब्टेन दी एनर्जी। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी एनर्जी का फ्लो होगा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, तो वो 10% लॉ को फॉलो करता है, 10% लॉ को फॉलो करेगा। मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, ट्रॉपिक लेवल। देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो किस तरीके के खाने को ऑब्टेन कर रहा है, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर हमारे इकोसिस्टम में एक स्पेसिफिक लेवल पर आता है। जैसे कि मैंने बोला, ये प्रोड्यूसर के लेवल पर आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये जो एक स्पेसिफिक लेवल ऑर्गेनिज्म को मिले हुए हैं हमारे इकोसिस्टम में, इसी को कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल्स। अब ट्रॉफिक लेवल की मैं बात करूं तो मैं एक आपको पिरामिड बना के दिखा देती हूँ। ये ऐसे बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं। सबसे पहले कौन आता है? फर्स्ट लेवल पर प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर्स, राइट? तो प्राइमरी जो ये प्रोड्यूसर्स है वो क्या होते हैं? हमेशा ग्रीन प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे? हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर्स, टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कार्निवोर। तो इस तरीके से हमने एक यहाँ पर पूरा जो ट्रॉफिक लेवल्स आपको दिखाए हैं। और एनर्जी का जो फ्लो होता है कैसा होता है? एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो भी 10%। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स के लिए जो एनर्जी अवेलेबल थी वो थी 1000 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर के लेवल पर जो एनर्जी अवेलेबल है वो कितनी है? 1000 जूल है। लेकिन जब नेक्स्ट लेवल पर एनर्जी जाएगी तो कौन से लॉ को फॉलो करेगी? 10%। तो 1000 का आप 10% निकालेंगे, 10% आप डायरेक्टली 1/10 भी रख सकते हो, तो हमारे पास 100 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पर, राइट? तो इस तरीके से ये पूरा एनर्जी फ्लो होता है हमारे इकोसिस्टम में, जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा और इन सभी ट्रॉपिक लेवल्स को इंक्लूड करेगा। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, क्या रैबिट को सिर्फ स्नेक खा सकता है? क्या कोई दूसरा एनिमल आके, लायन या कोई दूसरा एनिमल आके रैबिट को नहीं खा सकता, या कोई मैन खा सकता है ना? तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पर हमने बनाया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरकनेक्टेड हो। कोई दूसरा, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लायन लिख दिया, ठीक है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी तो उसको खा सकता है। या फिर मैंने ग्रास यहाँ पर बना दिया इंसेक्ट, हो सकता है कि कोई इंसेक्ट ग्रास को खा ले, फिर ये जो इंसेक्ट है इसको स्नेक खा ले, तो एक वेब बन जाएगा।
एक नेटवर्क बन जाएगा यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन्स का, एंड दिस नेटवर्क which comprises of many food chains which are present in our ecosystem. इसको क्या बोला जाता है? फूड वेब. क्या बोलेंगे इसको? फूड वेब. क्लियर है? So food web is the interconnection of many food chains which are present in our ecosystem or persistent in our ecosystem. क्लियर हो गया? साथ ही साथ एक ट्रॉपिक लेवल पर जो बायोमास यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग मैटर का अमाउंट होता है उसको कहा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप. क्या कहते हैं उसको? स्टैंडिंग क्रॉप. तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ बायोमास. द अमाउंट ऑफ बायोमास यानी कि ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग मैटर एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड या एट अ टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड. तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे या बायोमास. ठीक है, तो किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल पर जो भी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर लिख देते हैं एट अ ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप. सो दिस इज ऑल इन द टॉपिक एनर्जी फ्लो. इन केस आपको कोई डाउट लग रहा है इस टॉपिक में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.